पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि हो यू हाओ अपना स्पिरिचुअल कोर तंग वुतोंग को ट्रांसफर कर रहा था। अब आगे देखेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के हुओ यू हाओ ने तंग वुतोंग के शरीर में और भी ज्यादा सोल पावर डाली और उसके सोल कोर को दबाए रखा। साथ ही उसने खुद को थोड़ा डीला छोड़ा। उसने अपने सोल पावर का कुछ हिस्सा तांग वुतोंग के स्पिरिचुअल सोल कोर पर भी हमला करने में लगाया। यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स को बनाते समय टकराव से बचा नहीं जा सकता और सोल कोर्स को एक दूसरे के अनुकूल होना पड़ता है। इस मामले में हुओ यूहाओ जितना अनुभवी कोई नहीं था। बेशक बीस्ट गॉड डीतियन भी इसमें काफी अनुभवी था, लेकिन फर्क यह था कि हुओ यूहाओ इंसान था। हुओ यूहाओ पहला ऐसा इंसान था जिसने यिन यंग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स बनाए थे। इस क्षेत्र में उससे तुलना कोई नहीं कर सकता था। हुओ यूहाओ के चेहरे पर मुस्कान और फैल गई। उसे यह भी नहीं पता था कि कितना समय बीत गया है। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि वह और कमजोर होता जा रहा है। सिर्फ उसका 90% स्पिरिचुअल पावर ही नहीं, बल्कि उसका सोल पावर भी लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन उसे ऐसा होने पर उल्टा थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसके ट्विन सोल कोर्स भी अब ज्यादा संतुलित लग रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वह कल्टीवेशन के जरिए सोल पावर वापस पा सकता था, लेकिन स्पिरिचुअल पावर की बात आए तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी 90% ऑरिजिन स्ट्रेंथ किसी ने निकाल ली है। इतना समय बीत गया, लेकिन रिकवरी की कोई भी निशानी नहीं दिखी। हुओ यूहाओ को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। यह सब उसके लिए क्या मायने रखता है? बस टैंग वुतोंग ठीक हो जाए, वही काफी था। अभी तो उसकी यही उम्मीद थी कि इस सब के बाद वह बेवकूफ न बन जाए। उसे पूरा विश्वास था कि टंग वुतोंग उसे कभी नीचा नहीं देखेगी। असल में उसे पूरा यकीन था कि अगर वह सच में इडियट भी बन जाए, तब भी टंग वुतोंग उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यही कारण था कि उसने न्यूतियन और तैतान से वह वादा लिया था। अगर वह सच में इडियट बन गया, तो वह टांग वुतोंग की जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता था। गोल्डन ट्राइडेंट से निकलने वाली सुनहरी रोशनी आखिरकार वापस खिंच गई। ऐसा लग रहा था कि टांग वुतोंग ने हुओ यूहाओ के स्पिरिचुअल सोल कोर को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। जैसे जैसे उसकी स्पिरिचुअल और सोल पावर्स टकराईं, छोटे छोटे अस्थिर वर्लपूल्स बनने लगे। भले ही वे स्थिर नहीं थे, लेकिन बार बार बन रहे थे। इसका मतलब था कि दोनों सोल कोर्स एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर चुके थे। यह अच्छा था, बहुत अच्छा। सफलता पास देखकर हुओ यूहाओ बेहद खुश था। उसे पता था कि यह संकेत है कि यिन यंग कॉम्प्लीमेंट ट्विन सोल कोर्स अब पूरी तरह बनने वाले हैं। तंग वुतोंग की सोल पावर पहले ही रैंक 90 से ऊपर थी। उसके ट्विन सोल कोर्स बनते ही लगभग तय था कि वह ट्रांसेंडेंट डुलुओ बन जाएगी। जहां तक उसकी अपनी कल्टीवेशन 90 से ऊपर थी, कितनी गिरेगी वो यूहाओ खुद भी नहीं जानता था, और उसके पास इस बारे में सोचने का समय भी नहीं था। चारों तरफ रोशनी चमकी और हवा में सोल पावर की लहरें और तेज हो गईं। हुओ यूहाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने आई ऑफ डेस्टिनी भी बंद कर लिया। कमजोरी की तीव्र भावना ने उसे घेर लिया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। तंग वुतोंग के पीछे एक आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। वह एक लंबी पतली काया वाला इंसान था, जिसके नीले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके आकर्षक और सुंदर चेहरे पर कोई भी कमी नहीं थी। उसने हुओ यूहाओ की तरफ एक जटिल भाव से देखा। कुछ पल रुककर उसने हल्की सी आह भरी। उसने हाथ उठाकर टांग वुतोंग के माथे पर रख दिया। अचानक गोल्डन ट्राइडेंट चमक उठी। ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ डाला गया हो, या शायद कुछ उसमें से गायब हो गया हो। टांग वुतोंग के पीछे दो रोशनी की गेंदें चमकीं, एक गोल्डन सन और दूसरी पर्पलिश गोल्ड मून। सुनहरा और बैंगनी रंग आपस में मिलकर बेहद मनमोहक दृश्य बना रहे थे। नीले बालों वाले व्यक्ति ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर उसने हाथ लहराया और एक नरम रोशनी हुओ यूहाओ और तंग वुतोंग के शरीर को ढक गई। तैंग वुतोंग के सोल कोर्स कांपे। उसी पल उसकी सोल पावर अचानक उभरकर बाहर आई। हुओ यूहाओ का सोल पावर, जिसे उसने पहले टांग वुतोंग के सोल कोर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया था, अब टॉर्नेडो की तरह अंदर खिंचा जाने लगा। टांग वुतोंग के दोनों सोल कोर्स के बीच का चेन भी पूरी तरह बन गया। गोल्डन ट्राइडेंट से एक सुनहरी किरण निकली और हुओ यूहाओ की भौहों के बीच जाकर लगी। इस बाहरी ताकत के झटके से उसका आई ऑफ डेस्टिनी अपने आप खुल गया। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके स्पिरिचुअल सी से स्पिरिचुअल पावर का आखिरी अंश भी खींच लिया गया है। अब वह पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से खाली था। उसके सोल कोर के आसपास का वर्लपूल गायब हो गया। अब वहां सिर्फ एक सुनहरी वस्तु बची थी,
जो बहुत बड़ी भी नहीं थी। उसी पल हुओ युहाओ बेहोश हो गया और उसकी सारी चेतना खत्म हो गई। क्या मैं सच में इडियट बनने वाला हूं? यह उसके दिमाग का आखिरी ख्याल था। अगर उसे बस 1 सेकंड और सोचने का मौका मिलता, तो वह बस यही चाहता कि न्यूतियन और ताइतान अपना वादा निभाए, उसे बेवकूफ हालत में ले जाकर तांग वूतोंग की जिंदगी से दूर कर दें। सिर्फ उसका स्पिरिचुअल पावर ही नहीं, उसके दांतियन में मौजूद सोल पावर भी पूरी तरह खींच चुका था। टांग वुतोंग के शरीर से अभूतपूर्व चमक निकलने लगी। अब बारी टांग वुतोंग की थी, वो युहाओ के शरीर का सहारा देने की, जो बैठा था और धीरे धीरे उसका सिर नीचे झुक रहा था। इसी समय हो युहाओ की पीठ से एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। वह एक लंबे, सुनहरे बालों वाला आदमी था। उसने पूछा, क्या इतना काफी है? नीले बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वह वूटोंग के लिए खुद को बलिदान देने को तैयार है, इसलिए मैं उसके तुम्हारे गॉडली सीड को अपनाने वाली बात भूल जाता हूं। लेकिन अगर उसे मेरी बेटी से शादी करनी है, तो उसे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। यह कहकर नीले बालों वाले आदमी ने हाथ आगे बढ़ाए। अचानक टैंग वूटोंग की पीठ के पीछे का सन मून रेडियंस तेज चमकने लगा। सुनहरे बालों वाला आदमी भी वैसी ही हरकत करते हुए हुओ युहाओ के शरीर की ओर झुक गया। हुओ युहाओ के पीछे एक गोल्डन सन और एक ब्लू मून उभरे। बस वे टांग वूतोंग के गोल्डन सन और पर्पलिश मून जितने चमकीले नहीं थे। गोल्डन लाइट्स एक पुल की तरह बन गए। दोनों गोल्डन सन्स एक दूसरे को रोशन कर रहे थे और उनकी सुनहरी रोशनी एक दूसरे में मिल रही थी। एक हल्की सी चमक दोनों सन्स को जोड़ रही थी। हुओ युहाओ के पीछे का गोल्डन सन धीरे धीरे और चमकदार होने लगा, जैसे टंग वूटोंग के गोल्डन सन की रोशनी उसे भर रही हो। अजीब बात यह थी कि हुओ युहाओ के शरीर से अचानक तीव्र स्पिरिचुअल अंडुलेशंस फूटने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे का ब्लू मून भी एक किरण छोड़ने लगा, जो टंग वुतोंग के पीछे के पर्पलिश मून से जुड़ गई। जब सन्स और मून्स एक दूसरे के साथ जुड़े, उनकी सोल और स्पिरिचुअल पावर भी आपस में मिलने लगी। हुओ युहाओ के शरीर के अंदर मौजूद दोनों सोल कोर्स घूमने लगे और उसका वर्लपूल लाइक सोल पावर फिर से फैल गया। काले रंग की हवा की धारियां हुओ युहाओ और तांग वुतोंग के शरीर से निकलने लगीं। वे हवा में फैलकर धीरे धीरे गायब हो गईं। गोल्डन हेयर्ड व्यक्ति ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह चीटिंग है? हम नीचे की चीजों में दखल नहीं दे सकते। ब्लू हेयर्ड व्यक्ति बोला, चीटिंग? बिल्कुल नहीं। मैं बस अपनी बेटी के शरीर पर अपनी ऑरा को गाइड कर रहा हूं। वह मेरी खुद की बेटी है, उसमें मेरे खून का बहाव है। इसमें कौन दिक्कत कर सकता है? और हुओ युहाओ को जो भी पावर मिली है, वह मेरी बेटी से मिली है, क्योंकि उसने उसे बचाया है। यही वजह है कि ऐसा हुआ है। ये मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से हुआ है। मैं तो बस क्लियर स्काई सेक्ट की सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। गोल्डन हेयर्ड व्यक्ति नाराज था। साफ है, वह सीक्रेट मेथड भी तुमने ही बनाई है। क्या सच में? चलो मान लो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम भी चल रहे हो? चलो चलते हैं। थैंक्स आन। मुझे न जाने क्यों अचानक तुम्हें मारने का मन कर रहा है। पता नहीं क्यों। और हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं यहां कोई फायदा नहीं उठा रहा हूं। कोई फायदा? अच्छा, तो बदल लेते हैं। तुम अपना गॉडली सीट लेकर चले जाओ, मैं हुओ युहाओ को अपनाकर उसे अपनी जगह दूं। मुझे पूरा यकीन है कि वूटोंग की वजह से वह मुझे इनकार नहीं करेगा। ख्वाब देखो, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी बकवास से परेशान हूं। नीले बालों वाला आदमी एक कदम चला और उसका शरीर स्पेस में घुल गया। एक पल में वह गायब हो गया। गोल्डन हेयर्ड आदमी ने हुओ युहाओ की तरफ जटिल भाव से देखा। उसने हाथ उठाकर धीरे से हुओ युहाओ के सिर पर रखा और फिर संतुष्टि भरे भाव में सिर हिलाया। मेरे सक्सेसर को छीनने की कोशिश? कभी नहीं। यह कहकर वह भी एक कदम बढ़ा और हवा में गायब हो गया। टाइटन न जाने कहां से निकल आया और हंसते हुए बोला, क्या इसे देवताओं की लड़ाई कहते हैं? न्यूतियन ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहा, क्या देवता भी लड़ें तो ऊपर लड़ेंगे, यहां नहीं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस वही करो जो उन्होंने कहा है। इस बार दोनों को आखिरकार उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। जब हो यूहाओ धीरे धीरे होश में आया, तो उसने सबसे पहले गर्माहट महसूस की। उसका पूरा शरीर बेहद आरामदायक लग रहा था। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? या मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं? लगता है दूसरी दुनिया में भी गर्मी महसूस की जा सकती है। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आने लगी। एक हल्की सी दिलचस्प आवाज सुनाई दी, तुम बिल्कुल जिंदा हो, पहले से भी ज्यादा अच्छे। हुओ युहाओ चौंक गया। फिर उसने एक बहुत ही परिचित ऑरा महसूस की। उसने तुरंत अपने स्पिरिचुअल सी की ओर देखा।
उसका स्पिरिचुअल सी अब जमीन की तरह था। उसके सामने परिचित आकृतियां उभरने लगीं। एक सुंदर आदमी अपने लंबे, सुनहरे बालों से खेल रहा था। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसने एक लंबा सफेद रोब पहन रखा था, जो बिल्कुल साफ था। हुओ युहाओ ने घबराहट और खुशी में कहा, ब्रदर स्काई ड्रीम। केवल स्काई ड्रीम आइसवर्म ही नहीं, कुछ और भी थे, जैसे स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास। स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास भी अपने ह्यूमन फॉर्म में मौजूद था। वह एक साधारण और ईमानदार से दिखने वाले युवा की तरह लग रहा था और स्काई ड्रीम आइसवर्म के बगल में खड़ा था। दूसरी तरफ दो खूबसूरत महिलाएं हुओ युहाओ को देख रही थीं। भले ही वे शांत नजर आ रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी छिप नहीं रही थी। आइस बेयर किंग भी हंसता हुआ खड़ा था और उसने हाथ फैलाए और हुओ युहाओ को जोर से गले लगा लिया। प्रिंसेस लिया भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसकी आवाज से ऐसे मधुर सुर निकल रहे थे जैसे सैकड़ों पक्षी चहचहा रहे हों। हुओ युहाओ ने आइस बेयर किंग की पकड़ में संघर्ष करते हुए कहा, क्या तुम सब जाग गए? या मैं किसी दूसरी दुनिया में तुमसे मिल रहा हूं? हम इतनी आसानी से कैसे मर सकते थे? आखिरकार मैं 1 मिलियन साल जी चुका हूं। मैं जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूं। लेकिन सच कहूं तो हमें भी ठीक ठीक नहीं पता क्या हुआ था। हमें बस इतना महसूस हुआ कि एक बहुत ही विशाल ऊर्जा तुम्हारे शरीर में घुस रही थी, जिससे हमारी रिकवरी तेज हो गई। उसके बाद हम सब एक एक करके जाग गए। हम तो तुमसे पूछने ही वाले थे कि क्या हुआ था, क्योंकि हम बाहर की कोई भी चीज महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब जब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी मजबूत हो गई है, तो तुम्हारी अनुमति के बिना हम बाहर की चीजें महसूस कर ही नहीं सकते। तुम सब मरे नहीं, और तुमने कहा था कि एक इमेंस एनर्जी भीतर आई। वो युहाओ भी यह सुनकर दंग रह गया। उसने सिर घुमाकर आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस की तरफ देखा, और दोनों उसे सिर हिलाते हुए दिखीं। अचानक हो युहाओ के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। क्या मैं तब मूर्ख नहीं बना था? या फिर क्या जो कुछ भी मैंने देखा वो सपना था? नहीं, ये सही नहीं। मुझे तो आसपास की हर चीज पर नियंत्रण महसूस हो रहा है। इसका मतलब मैं अभी भी जिंदा हूं। इसके बाद उसके दिल में हल्की सी गर्माहट उठी। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। उसने हल्का सा इशारा किया और तुरंत अपने शरीर में वापस आ गया। साथ साथ वह भीतर से अपने शरीर की हालत भी देख रहा था, और जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। सबसे पहले उसने दो वॉर्टेक्स देखे, उसके सोल कोर्स। दोनों वॉर्टेक्स अब पहले से लगभग दुगने आकार के हो चुके थे। इनके भीतर बनने वाले जीएम अब पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों वॉर्टेक्स, एक गोल्डन और दूसरा ब्लू, बेहद शक्तिशाली सोल पावर छोड़ रहे थे, जो आपस में मिलकर घुल मिल रहे थे। दोनों सोल कोर्स के बीच चमकती गोल्डन ब्लू रोशनी लहरों की तरह फैल रही थी। दोनों सोल कोर्स की इंटरेक्शन से जो छोटे सोल पावर वॉर्टेक्स बन रहे थे, वे अब मोतियों जैसे लग रहे थे। उनमें इतनी ऊर्जा थी कि वे किसी असली ठोस चीज की तरह दिखते थे। हुओ युहाओ ने ऐसा एहसास पहली बार महसूस किया था। यह मानो जादू जैसा था। उसे लगा जैसे उसका शरीर पूरी तरह शक्ति से भर गया हो और उसकी कल्टीवेशन एक नए स्तर पर पहुंच गई हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी पैसेजवेज और ऑर्गन्स गायब हो गए हों और पूरा शरीर एक समान सतह जैसा हो गया हो, मानो कोई महाद्वीप हो। उसके सोल कोर्स उस महाद्वीप पर चमकते सूरज और चांद जैसे लग रहे थे। यह गोल्डन सन और ब्लू मून उसे ब्रह्मांड के नियमों की झलक दे रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसके सोल कोर्स सिर्फ शक्ति के स्रोत नहीं रहे, लेकिन उसके शरीर में हुए ये बदलाव उसे सबसे ज्यादा नहीं चौंकाते थे। असली सवाल यह था, यह सब हो क्यों रहा है? अगर वह ठीक है, तो टंग वुतोंग कहां है? वह कैसी है? अब जब उसकी चेतना पूरी तरह वापस आ चुकी थी, हुओ युहाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने पाया कि वह अभी भी क्लियर स्काई सेक्ट की ऊपरी मंजिल वाले कमरे में है। लेकिन ताइतान और तांग वुतोंग वहां नहीं थे। वह कमरे में अकेला था। वुतोंग कहां है? हुओ युहाओ चौंका और बस सोचा ही था कि उसका शरीर हल्के से ऊपर उठ गया और फिर जमीन पर उतर गया। उसने तुरंत स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैलाकर आसपास की खोज की। उसे हैरानी हुई कि बिना किसी मेहनत या स्पिरिचुअल पावर लगाए उसका टेक्निक खुद ब खुद चल गया। केवल उसकी इच्छा से एक्टिवेट हो गया। फिर उसके मन में क्लियर स्काई कास्टल का पूरा 3 आयामी नक्शा बन गया। हर जीवित चीज, हर छोटी से छोटी हलचल सब दिखाई दे रही थी। लेकिन तांग वुतोंग कहीं नहीं थी। उसे सिर्फ ताइतान और न्यूतियन की शक्तिशाली लाइफ एनर्जी महसूस हुई।
उसके मन में पक्का हो गया कि क्लियर स्काई सेक्ट का सेक्ट लीडर न्यूतियन निश्चित रूप से अल्टीमेट डुलुओ है और ताइतान कम से कम ट्रांसेंडेंट डुलुओ। उनके शरीरों में विस्फोट जैसी ताकत भरी हुई थी। जिस स्तर की शक्ति वे बाहर छोड़ रहे थे, उससे लगता था अंदर उससे भी डरावनी शक्ति छुपी है। वूटोंग कहाँ है? अभी यह उसके मन में एक ही सवाल था। वह तुरंत कमरे से बाहर निकला और झटके में टेलीपोर्ट करके ताइतान और न्यूतियन के पास पहुंच गया। दोनों एक बड़े कमरे में बैठे शराब पी रहे थे। हुओ युहाओ को अचानक सामने देखकर वे पहले चौंके, फिर उसे पहचानकर मुस्कुराने लगे। अंकल न्यूतियन, अंकल टाइटन, वुटोंग कहाँ है? वह कैसी है? क्या उसके शरीर की सारी डेथ ऑरा निकल गई? क्या आपको पता है कि वह अभी कहाँ है? उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? हुओ युहाओ बिना रुके सवाल पर सवाल पूछता चला गया। दोनों उसकी तेजी से हैरान रह गए। पहले थोड़ा शांत हो जाओ, टाइटन हंसते हुए बोला। हुओ युहाओ का चेहरा चिंता से भरा था। वह शांत कैसे हो सकता था? न्यू तियन ने खिड़की की ओर इशारा किया। जाकर खुद देख लो। हुओ युहाओ खिड़की तक गया और बाहर झांका, और जो उसने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। बिल्कुल सफेद बादल हवा में तैर रहे थे और लगातार अलग अलग आकार ले रहे थे। कभी वे आसमान में बैंगनी लहरों की तरह मचलते तो अगले ही पल किसी खूबसूरत मूर्ति की तरह बदल जाते, और इन बदलते बादलों के बीच एक खूबसूरत वायलेट रंग की आकृति नाच रही थी। वह बादलों पर कदम रखते हुए हल्की गोल्डन चमक बिखेर रही थी, जैसे कोई परी बादलों से उतर रही हो। उसके लहराते वायलेट बाल, उसका नृत्य, उसकी चमक, हर चीज दिल जीत लेने वाली थी। उसके ऊपर एक गोल्डन सन और एक पर्पल मून टंगे हुए थे, जो उस पर रोशनी बरसा रहे थे और उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे उसकी सोल पावर आसमान में फैलती, बादलों का रंग बदलता जाता। हुओ यूहाओ तुरंत आसमान में छलांग लगाकर उसकी ओर उड़ चला। उसके शरीर से उठती सोल पावर अब सोल पावर नहीं थी, वह सिर्फ और सिर्फ तंग वूतोंग के लिए उसका प्रेम था। यही भावनाएं सबसे पवित्र थीं। उसके पीछे रोंग नियनबिंग की इमेज हल्के से चमकी और अगले ही पल बादल गोल्डन रंग में बदल गए। हुओ यूहाओ ने हाथ फैलाए और वुटोंग की ओर उड़ गया। इस पल उसकी आंखों में सिर्फ वही थी। तंग वुतोंग ने भी उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने एक कदम हटकर उसके आलिंगन से बचते हुए बादलों में छिपते हुए खिलखिलाकर हंस दिया। हुओ युहाओ चौंक गया और तुरंत बादलों में घुसा, लेकिन वह बादल खाली था। वूटोंग वहां नहीं थी। उसने तुरंत स्पिरिचुअल डिटेक्शन छोड़ा, लेकिन आसपास के सारे बादल वूटोंग की सोल पावर से भरे थे। उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन उसकी सही जगह पकड़ ही नहीं पा रहा था। सही है, अब उसके पास यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स हैं। उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह मिल चुकी है, इसलिए उसकी सोल पावर भी स्पिरिचुअल पावर की तरह व्यवहार कर रही है। यही कारण है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। हुओ युहाओ बेचैन होने लगा। उसे डर था कि कहीं यह सब सपना न हो। वह बस उसे छूकर यकीन करना चाहता था कि सब सच है। उसके पीछे एक ब्लू मून उठने लगा। फिर हुओ युहाओ ने बादलों पर अपना हाथ रखा। नीले सोल कोर का वॉर्टेक्स उसकी हथेली में उतर आया। क्लियर स्काई कास्टल के आसपास जितने बादल थे, वे एक झटके में अत्यधिक ठंड से जम गए। सारे पानी के तत्व उसी समय जम गए। 50 किलोमीटर तक के सारे बादल बर्फ के टुकड़ों में बदलकर नीचे गिर गए, और बादलों के गिरते ही वह फिर से वुटोंग को देख पाया। वह चौंक गई थी और शायद थोड़ी नाराज भी, क्योंकि उसके सुंदर बादल अब बर्फ बन गए थे। लेकिन हुओ युहाओ को बादलों की कोई परवाह नहीं थी। वह अब और जुदाई सहन नहीं कर सकता था। वह तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसके पास पहुंचा और उसे गले लगाने के लिए हाथ फैलाए। टैंग वुटोंग ने भी टेलीपोर्ट किया, लेकिन बस एक कदम पीछे हटकर। उसने उसके हाथ पकड़ लिए। उसके हाथों की पहचान भरी गर्माहट ने हुओ युहाओ का दिल पिघला दिया। वह कुछ कह पाता, उससे पहले ही वूटोंग के शरीर से 2 धाराएं उसके शरीर में आईं। पल भर में उसकी सोल पावर वूटोंग की सोल पावर से मिल गई। दोनों के शरीर चमकने लगे। गोल्डन सन और पर्पल मून वूटोंग के ऊपर से उठकर युहाओ की तरफ बढ़े, और उसका गोल्डन सन और ब्लू मून उसके पीछे दिखाई दिए। दोनों गोल्डन सन्स एक होकर ऊपर उठे। ब्लू मून और पर्पल मून मिलकर एक वायलेट फुल मून बन गया। उसकी रोशनी गोल्डन सन की रोशनी के साथ मिलकर अद्भुत दृश्य बन गई। युहाओ और वूटोंग के शरीर धुंधले हो गए और फिर उनकी चमक ने ठोस रूप ले लिया। पहले रोशनी धीमी हुई, फिर अचानक विस्फोट की तरह फैली। युहाओ को लगा मानो उसका दिमाग खाली हो गया हो। उनकी चमक ने आसपास की जगह को हिला दिया।
ये फ्यूजन है। हमारा मार्शल सोल फिर से फ्यूज हो सकता है। हाँ, अब वे फिर से फ्यूज कर सकते थे। अब जब वूटोंग के पास यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स थे, उनके मार्शल सोल्स पूरी तरह संगत हो गए थे। असल में उनकी हाउडंग पावर अब भी वही थी, लेकिन अब बदली हुई, कई गुना शक्तिशाली। दोनों के सोल कोर्स में 30% तक विस्तार हो चुका था, और व्यास में 30% का मतलब है कि मात्रा कई गुना बढ़ गई। उनकी व्यक्तिगत शक्ति भी कई गुना हो गई थी। यही यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स की ताकत है। इस समय दोनों खुद भी एक यिन और यांग की तरह सोल कोर्स बन गए थे, हुओ युहाओ यांग और तंग वूतोंग यिन। इसलिए हाउडंग पावर को भी वैसा ही बूस्ट मिला। यह शक्ति इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोनों एक दूसरे में विलीन होकर एक मजबूत अस्तित्व बन गए और दूर आसमान में एक विशाल गोल्डन बीम बनकर चमके। यह बीम 100 मीटर चौड़ी थी और इतनी लंबी कि उसके अंत को देखा नहीं जा सकता था। यह वही मार्शल सोल फ्यूजन स्किल था जो उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, द गोल्डन रोड अमिडस्ट विदरिंग रेस्प्लेंडेंस। और यह उसका सबसे शक्तिशाली रूप था, एक अनंत गोल्डन रोड। फिर दोनों अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। हुओ युहाओ ने तुरंत वूटोंग को अपनी बाहों में खींच लिया। उसका नरम, सुगंधित शरीर उसके पास था और उसे अब पूरा भरोसा हो गया कि यह सब वास्तविक था। उसके लिए कल्टीवेशन बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं था, बस वह ठीक है, यही काफी था। तुम इतनी मूर्ख क्यों बनी और वह डैगर मेरे लिए रोक लिया? हुओ युहाओ की आवाज कांप रही थी। वूटोंग हंस पड़ी। तुम ही मूर्ख हो। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या ऐसा नहीं करते? तुम मेरे एकमात्र प्यार हो। क्या सिर्फ तुम्हें ही मुझे बचाने का अधिकार है? क्या मैं तुम्हें नहीं बचा सकती? हमारे रिश्ते में इक्वालिटी भी होनी चाहिए। हुओ युहाओ ने उसे और कसकर पकड़ा और फुसफुसाया। अगर तुम सच में मर जाती तो मैं भी अपनी जान दे देता। मैं जहां तुम हो वहीं रहना चाहता हूं। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती मेरे प्यारे मूर्ख, वूटोंग ने कहा। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्लियर स्काई कासल की खिड़की से न्यूतियन और ताइतान यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठे। आखिरकार ये दोनों साथ आ गए। मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वूटोंग की मां और वह व्यक्ति एक हुए थे। उस व्यक्ति ने देखा होगा कि युहाओ कैसे अपनी कल्टीवेशन छोड़ने को तैयार था। उसने देखा होगा कि वह अपने सोल कोर्स तक उसे देना चाहता था। इस कठिन परीक्षा से दोनों को बहुत फायदा हुआ है। दोनों ट्रांसेंडेंट डुलुओ बन गए हैं। इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचना, शायद वे 10,000 साल पहले वाले रिकॉर्ड को तोड़ दें, ताइतान ने कहा। न्यूतियन ने खंखार कर कहा, ठीक है, काफी है। मुझे याद है, तुमने कभी शाओवू को उसके ह्यूमन फॉर्म में पसंद किया था, है ना? श्श्श, धीरे बोलो। तुम्हें पता नहीं वह आदमी कितना जल्दी जेलस हो जाता है? उसने अपने होने वाले दामाद के साथ कैसा बर्ताव किया है, देखा ही है। जो उसकी स्त्री को छीनने की कोशिश करे, उसके साथ क्या करेगा, सोच भी नहीं सकता। ताइतान डरते हुए बोला। न्यूतियन जोर से हंस पड़ा। हुओ युहाओ वूटोंग को कसकर पकड़े हुए था, जैसे उसे अपने भीतर समाना चाहता हो। कुछ देर बाद उसके मन में एक सवाल आया। मैं उससे पूरी ताकत से पकड़े हुए हूं और सील कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। यह कैसे? उसने पकड़ और कस दी, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जरा नरम बनोगे क्या? वूटोंग ने प्यारे अंदाज में शिकायत की। हुओ युहाओ तुरंत पीछे हट गया और बोला, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? तंग वूटोंग लाल हो गई। मेरे पिता आए थे और यह देखकर कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया, उन्होंने। हुओ युहाओ खुशी से फूले नहीं समा रहा था। भले ही वुटोंग ने वाक्य पूरा नहीं किया, वह समझ गया था। धन्यवाद, फ्यूचर फादर इन लॉ, आप सबसे अच्छे हैं। वह नीचे झुककर वुटोंग को प्यार भरी नजर से देखने लगा। उसकी निगाहें उसके गुलाबी होंठों पर टिक गईं और वह धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगा। वुटोंग लाल पड़ गई, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। दूर से बिखरे हुए बादल तैरते हुए फिर से वापस आ गए और आसमान एक बार फिर सपनों जैसे रंगों से भर गया। वह उसे अपनी बाहों में लिए हुए बादलों और धुंध के बीच खड़ा था और वह उसके सीने से लगकर खड़ी थी। वह बोला, मैं सच में सोच रहा था कि मैं तुम्हें फिर से खो दूंगा वुटोंग। तुम्हें पता है, उस एहसास ने मुझे लगभग पागल कर दिया था। आज से मैं अपनी आत्मा, अपनी रूह, अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां, अपनी कमजोरियां और अपनी सारी बुरी आदतें तुम्हें सौंप देता हूं। ये सब थोड़ी परेशान करने वाली हैं, लेकिन इन सब की एक ही अच्छी बात है, मेरा तुम्हारे लिए प्यार। वह बोली, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। अगर टाइटान उन्हें बुला ना रहा होता
तो शायद दोनों बादलों पर बैठे दुनिया के अंत तक वहीं रहते। लेकिन आखिरकार उन्हें हकीकत में वापस आना ही था और वे क्लियर स्काई कैसल लौट आए। हो यू हाउ की नजर में अब सब कुछ अलग लग रहा था। तीसरी बार वापस आने पर क्लियर स्काई कैसल की अशुभता मानो गायब हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी गहरी तकलीफ अब बहुत बड़ी खुशी में बदल गई हो। तंग वुतोंग, न्यू तियान और ताइतान की शरारती नजरों को देखकर लजा गई और वह हुओ यूहाओ को पकड़ दचकर वहां से भाग गई। क्लियर स्काई कासल का खाना थोड़ा साधारण था, लेकिन उन दोनों प्रेमियों के लिए वह बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और तभी उन्हें याद आया कि उनके बीच जो कुछ हुआ था वह कितना अजीब था। टंग वुटोंग ने पूछा, हमारे मार्शल सोल फिर से फ्यूज हो सकते हैं और हम फिर से हाओडोंग पावर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये सब हुआ कैसे? मुझे तो साफ लगा कि तुम मेरा पूरा सोल पावर खींच ले रहे थे, पर मेरा कल्टीवेशन कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। मैं साफ महसूस कर सकती हूं कि मैं ट्रांसेंडेंट दुलुओ बन गई हूं और तुम भी लगभग वही हो। इसके अलावा हम दोनों के पास अब 2 सोल कोर भी हैं। हुओ युहाओ ने उत्सुकता से पूछा, आखिर ये सब कैसे हुआ वुटोंग? तंग वुटोंग ने सिर हिलाकर कहा, मुझे भी नहीं पता। जब मैं होश में आई तब सब कुछ पहले से ऐसा ही था। अंकल टाइतान ने कहा कि तुमने कोई सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करके मुझे ठीक किया। उन्होंने बताया कि जब मुझे दूसरा सोल कोर मिला तब हमारे मार्शल सोल और सोल पावर लेवल बिल्कुल एक जैसे हो गए। फिर मेरी सोल पावर तुम्हारे शरीर में वापस गई और हाओडोंग पावर बन गई और उसने खुद ही कल्टीवेशन शुरू कर दी। 9 दिनों तक हाओडोंग पावर हम दोनों के बीच बहती रही और फिर हम ऐसे बन गए। हुओ यूहाओ चौंक कर बोला, 9 दिन? हम 9 दिन तक साथ में कल्टीवेटिंग कर रहे थे? तंग वुतोंग ने सिर हिलाया और बोली, अंकल ताइतान कह रहे थे कि तुम मुझे यहां लाए लगभग 1 महीना हो गया है। क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी है? अगर है तो अभी चलते हैं। हुओ यूहाओ ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने यहां आने से पहले ही सबको बोल दिया था कि शायद मैं वापस न लौटूं। मैंने एकेडमी की मदद करके सन मून एम्पायर की सेना को पीछे हटाया और सिस्टर शाओताओ को भी ठीक कर दिया। अभी एकेडमी को मेरी जरूरत नहीं है। वह टांग वुटोंग के कंधे में चेहरा छुपाकर उस शांति का मजा ले रहा था। वुटोंग ठीक हो गई थी और अगर जरूरत पड़े तो वह अपनी पूरी जिंदगी दोबारा शुरू करने को तैयार था, बस इस शर्त पर कि वह क्लियर स्काई कैसल में वुटोंग के साथ हमेशा रह सके। बाहर की दुनिया की अफरा तफरी उसके लिए अब मायने नहीं रखती थी। तंग वुटोंग ने उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, जब हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल आसान है। हम यहां हमेशा नहीं रह सकते क्योंकि अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। तुम हमेशा दूसरों के लिए जीते आए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे न होने से कितने लोग परेशान होंगे और हमारे बारे में सोचेंगे? हमें आखिरकार उसी दुनिया में लौटना होगा जहां हमारी जगह है। हम तब तक भाग नहीं सकते जब तक सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और धीरे धीरे हम दुनिया बदलने की ताकत हासिल कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। एकेडमी और टैंग सेक्ट को हमारी जरूरत है और अभी भी एक काम है जो तुमने पूरा नहीं किया है। हुओ यूहाओ हल्का कांप गया। उसने ऊपर देखा और दोनों की नजरें मिली। उसे पता था कि वुटोंग किस बारे में बात कर रही है। वह चाहे जितना कहे कि उसे छोड़ दो, क्या वह सच में छोड़ सकता था? नहीं, अभी नहीं। उसे सिर्फ समय नहीं चाहिए था, उसे फेस भी करना था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम ठीक कहती हो। जब हम भाग नहीं सकते तो चलो दुनिया का सामना करते हैं। शायद जो कुछ भी हमने झेला है उसके बाद हमारा मन सच में सब कुछ स्वीकार कर सके। लेकिन हम आज नहीं जा रहे। हम एक और दिन इस खुशी में बिताएंगे। मैं बस तुम्हारे साथ सूर्योदय और सूर्यास्त देखना चाहता हूं। बादलों को बहते हुए, धुंध को आसमान में तैरते हुए देखना चाहता हूं। तुम्हारे साथ, वुटोंग ने कहा। ठीक है। दोनों तंग वुटोंग के बिस्तर पर साथ बैठे रहे। हुओ युहाओ ने कुछ नहीं किया। दोनों बस एक दूसरे से टिककर बैठे रहे। बाहर के खूबसूरत नजारे देखते रहे, एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे और एक दूसरे की सांसें महसूस करते रहे। वे बस चुपचाप बैठे रहे और उस पल में उनके दिलों में सिर्फ खुशी थी। एक नया दिन शुरू हुआ और चारों तरफ सुबह की ओस जमी थी। दोनों ने गर्म सूप पिया, थोड़ा हल्का फुल्का भोजन किया और उनके दिलों में अब भी वही सुकून और खुशी थी। यह बार सच में अलग था। उनके शरीर और आत्मा दोनों जैसे ऊपर उठ गए थे। 1 महीने की थकान, दर्द और जिम्मेदारियां, सब कुछ मानो साफ हो गया था।
उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार हो गई थीं। हुओ यूहाओ क्लियर स्काई सेक्ट के दोनों नेताओं न्यूतियन और टाइटन के सामने खड़ा होकर घुटनों पर बैठ गया और बोला, अंकल न्यूतियन, अंकल टाइटन, हम अब जा रहे हैं। उसे पता था कि उसका और वूटों का ठीक हो जाना और उसकी ताकत का बढ़ना हर तरह से इन दोनों पर ही निर्भर था। वे बाहर से ठंडे थे, लेकिन अंदर से बेहद दयालु। न्यूतियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाओ, तुम दोनों में अब पूरे महाद्वीप को हिलाने की ताकत है। कुछ लोग तुम्हें हरा सकते हैं, लेकिन जब तक तुम एक दूसरे के साथ हो, दुनिया में कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वूटों का ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। हुओ यूहाओ ने सम्मान से कहा। जी, तैतान ने मुंह बनाकर कहा, तुम दोनों दिलचस्प बिल्कुल नहीं हो। चलो चलो जाओ अब। वूटोंग, बेटी, मौका मिले तो अपने अंकल से मिलने आना। तैंग वूटोंग आगे बढ़ी और ताइतान और न्यूतियन दोनों को जोर से गले लगाया। उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर वह हुओ युहाओ के साथ आसमान में उड़ गई। दोनों हाथ पकड़कर दूर क्षितिज की ओर उड़ते चले गए। न्यूतियन के चेहरे पर संतोष था। वह बोला, हमने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, अब लौटने का समय है। ताइतान ने सिर हिलाया। हाँ, अब वापस लौटते हैं। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग आसमान में तेजी से उड़ रहे थे। हवा मानो उनके आदेशों का पालन कर रही थी और उन्हें रॉकेट जैसी गति दे रही थी। तंग वुतोंग ने पूछा, पहले कहां चलें, युहाओ? हुओ युहाओ कुछ पल सोचकर बोला, मैंने सोचा ही नहीं। वुतोंग हंस पड़ी। ये तुम्हारी आदत नहीं है। तुम हमेशा हर काम से पहले प्लान बनाते हो। हमेशा तुम्हारे पास हजारों आइडिया होते हैं। कुछ देर सोचने के बाद हुओ युहाओ बोला, चलो डूलिंग एम्पायर, डूलिंग सिटी चलते हैं। पता नहीं थर्ड सीनियर ब्रदर वहां सब कैसे संभाल रहे होंगे। और सबसे जरूरी, हमें नहीं पता कि सन मून एम्पायर डूलिंग सिटी पर हमला कर रही है या नहीं। मैंने जो बीज सन मून एम्पायर की सेना में बोया था, उससे उनकी सेना में थोड़ी लड़ाई और अफरा तफरी होनी चाहिए थी, पर पता नहीं अब तक कितना हुआ होगा। टैंग वुतोंग ने सिर हिलाया। हाँ, डूलिंग सिटी चलते हैं। तुमने जूजी को हरा दिया है, इसलिए फिलहाल एकेडमी और टैंक सेक्ट सुरक्षित हैं। डूलिंग एम्पायर अभी सबसे ज्यादा खतरे में है। मुझे नहीं पता थर्ड सीनियर ब्रदर और बाकी लोग अभी तक टिक पाए होंगे या नहीं। डूलिंग सिटी सैन्य रिपोर्ट लगातार डूलिंग सिटी के शाही महल के मुख्य हॉल में पहुंच रही थी। सिंहासन पर बैठा लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि इटर्नल डिफेंस शू संशी था। डूलिंग सिटी का शाही महल हाल ही में एक भयानक हमले में नष्ट हो गया था, इसलिए जल्दी जल्दी एक अस्थायी मुख्य हॉल बनाया गया था। पुराने महल की जगह अब बिल्कुल खाली थी, चारों तरफ सिर्फ वीरानी। नगर के लोगों ने जगह बदलने का सुझाव दिया था। यह जगह अशुभ लगने लगी थी, लेकिन शू संशी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, हम जहां गिरे हैं वहीं से उठेंगे। इसलिए शाही महल फिर से उसी जगह बनाया जा रहा था, लेकिन अभी की इमारतें बहुत साधारण और बिना किसी सजावट के थीं। 1 महीना बीत चुका था और शू संशी इस दौरान बहुत बदल गया था। उसकी हमेशा वाली आलसी सी मुस्कान अब गायब थी। उसकी जगह अब गंभीरता और शाही वही दिखाई देती थी। लेकिन वह उम्र से कई साल बड़ा लग रहा था, जबकि सिर्फ 1 महीना ही बीता था। यह साफ दिखता था कि उसने कितना खून पसीना इस युद्ध में लगा दिया था। सैनिक ने रिपोर्ट दी, प्रिंस रेजेंट, डैंसिक क्लाउड सिटी गिर चुका है। सिटी डिफेंस आर्मी ने आखिरी सैनिक तक लड़ाई लड़ी ताकि नागरिक सुरक्षित निकल सकें। एक और बुरी खबर, एक्सू सांशी का चेहरा शांत था, लेकिन उसका रंग काला पड़ गया। उसने अपने सिंहासन की पकड़ को इतना जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। जियांग नानन उसके पास खड़ी थी। उसने चुपचाप हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा ताकि उसे शांत कर सके। पिछले 1 महीने में डाओलिंग एम्पायर में बहुत कुछ हो चुका था। शाही महल का नष्ट होना किसी से छुपाया नहीं जा सकता था। यह खबर पूरे शहर और फिर पूरे देश में फैल गई, और इसके साथ ही अनेक आवाजें उठने लगीं। डाओलिंग एम्पायर में शाही परिवार की शाखाएं अलग अलग जगहों पर फैली हुई थीं, और उनमें से कुछ के पास अभी भी अधिकार थे। जब यह सुनाया गया कि शाही महल नष्ट हो गया है और लगभग पूरा परिवार खत्म हो गया है, कई लोग सिंहासन पर नजर गड़ाने लगे। पूरे देश में बेचैनी फैल गई। कुछ महत्वाकांक्षी लोग सत्ता हथियाने को तैयार खड़े थे। लेकिन ऐसे समय में डूलिंग एम्पायर के सैनिकों और नागरिकों का समर्थन शू सांशी को मिला। उसने तुरंत डाओलिंग सिटी के आसपास की कई शहरों पर नियंत्रण कर लिया, और जितनी भी सेनाएं दूर थीं, उन्हें वापस बुलाकर केंद्रित करने की कोशिश की। इस सेना का बड़ा हिस्सा वही एलीट आर्मी थी जो श्रेक सिटी की मदद से लौटी थी। उसी सेना के सहारे डाओलिंग एम्पायर की आंतरिक स्थिति स्थिर रह सकती थी।
और उन्हीं की ताकत से शू संशी ने उन महत्वाकांक्षी लोगों को दबा दिया ताकि वे उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत न कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।